अगर ये कहा जाए कि मुल्क के अंदर इस वक्त हालात बहुत कशीदा हैं तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होगी जिसे हम कहेंगे कि इसमें मुबालगा आराई का अंसर सामने आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। हुकूमत ने आज मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पार्लिमान के अंदर खड़े होकर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरी वफाकी हुकूमत की जानिब से अदम एतमाद का इजहार कर दिया है मौजूदा मुअज़्ज़ज़ 3 रुकनी बेंच का, जो कि इस अहम केस की समाअत कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आज जो समाअत हुई उसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना है पेश हुए, उनको भी कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब को भी कहा गया कि आप भी अपनी रिपोर्ट दीजिए, बल्कि वो ये चाह रहे थे गालिबन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले के अपनी कोई इन कैमरा ब्रीफिंग भी इस हवाले से दें। आज बहुत सी बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, यहाँ तक कि बाकायदा तौर पर आज बताया गया सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को कि लार्जर बेंच बनना चाहिए, फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज तो अभी तक आप ये देखिए कि हम आज तक जब से ये मामला शुरू हुआ है 1 मार्च से आज तक इस बहस में फंसे हुए हैं कि क्या पहली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटिशन्स आई थी या सुओ मोटो लिया गया था, क्या वो 4-3 से रिजेक्ट हुई थी या 3-2 के तनासुब से एक्सेप्ट हुई थी। आज भी वो कंटेंशन अपनी जगह मौजूद है, इसलिए क्योंकि पहले ये मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत का था, उसे सियासी हुकूमत का एक मौक़िफ़ समझा जा सकता है, उसे डिसरिगार्ड भी किया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनकी तादाद अब ख़बर के मुताबिक ये है कि शायद बढ़ती जा रही है, जो उस बेंच के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने 4-3 की तनासुब से उन पिटिशन्स को रिजेक्ट किया, जब वो ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो तो जारी नहीं हुआ था और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो 3-2 की तनासुब से पिटिशन्स एक्सेप्ट हुई, वो तो रिजेक्ट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटो प्रोसीडिंग्स थी वो ड्रॉप हुई थी। आज भी ये तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है और ये समाअत जारी है। बहुत सी बातें आज की गई। आज ये भी कहा गया कि आज डिस्कशन में ये भी आया, आर्गूमेंट्स में, ऑब्जर्वेशंस में, कि जो रिजर्विट्स होते हैं, यानी कि वो अफसरान या वो एहलकार जो कि फ़ौज के अंदर होते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनको दोबारा बुलाया जा सकता है, और उनके हवाले से क्या उनको नहीं बुलाया जा सकता? कॉम्बैट फोर्स को अगर छोड़ भी दिया जाए तो और जो एरियाज़ हैं वहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लोगों को बुलाया जाए। तो बहुत से लोगों से आज बात करने का इत्तफाक हुआ। उसमें एक बात क्लैरिटी ज़रूर है कि जो रिजर्विट्स होते हैं, उनको बुलाने का जो तरीक़ाकार है वो बड़ा मुख्तलिफ है। यानी पहले आप एक वॉर मोबिलाइजेशन ऑर्डर, जो कि आम हालात में नहीं आता और वो हुकूमत भी खुद जारी नहीं करती, वो डिफेंस कमेटी जो है कैबिनेट की वो करती है, पार्लियामेंट की। उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर बताया जाता है ऐसे जो रिजर्व के अंदर मौजूद होते हैं एहलकार के, आप जाइए अपने जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं उन्हें ज्वाइन कीजिए। और सबसे बुनियादी बात ये कि आज के हालात में जो सिक्योरिटी है, जो अस्करी ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि हम क्यों नहीं दे सकते। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा सर्ज पर है। पूरा वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर बड़ी हैवी और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है और वो फुल स्केल जो डिप्लॉयमेंट है इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। इस वजह से और बड़े कंपेलिंग किस्म के वहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इन हालात के अंदर इस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं। बहुत से लोग आज मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर यह भी कह रहे थे कि जी इस तरह तो नेवी के लोगों को बुलाया जा सकता है, एयरफोर्स के लोगों को बुलाया जा सकता है, जो कि बहुत से लोगों से बात करने के बाद उनका ख्याल ये भी है कि ये भी शायद कोई अकल या मंतक की बात नहीं है, क्योंकि जो नेवी के लोग हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, उनकी जो ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करना होता है, वो ये काम नहीं कर सकते और ना ही करते हैं। इसी तरह एयरफोर्स के जो अफसरान हैं या एयरफोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी एयरफोर्स बेसिस के हवाले से होती है, या वो भी उनका काम एयरफोर्स से रिलेटेड है। उनको भी ये उनकी ऑपरेशनल डिटेल्स के अंदर ये चीज़ें नहीं आती कि उन्होंने QRF कैसे इस्टेब्लिश करनी है, नाके कैसे लगाने हैं, कैसे मामलात को आगे लेके चलना है। तो वो भी शायद एक नो एरिया ही है, उससे भी कोई शायद मौजूदा हालात में कोई जो फैसिलिटेशन है वो नहीं मिल सकती। रह गई फ़ौज के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह मौजूद है कि इस वक्त इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है कि शायद ये जो पर्सनल है या जो अमला है वो नहीं दिया जा सकता। आज
पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि ऑब्जर्वेशन से साफ जाहिर है कि फैसला आ सकता है कि नहीं इलेक्शंस करवाए जाएं, जो कि आईनी मुद्दत के अंदर 90 रोज़ के अंदर होना लाजमी थे। पहले एक फैसला है कि बेरस मिनिमम डिविएशन से कराए जाए। 30 अप्रैल की बात हुई, वो विड्रा हुआ, 8 अक्टूबर की बात हुई। लेकिन क्या अगर ये डिविएशन आ जाती है अब, तो अगर अदालत उज़्मा की जानिब से कहा रहता कि नहीं आप ये इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख तब्दील करे। सेक्शन 58 2017 के एक्ट का इलेक्शन प्लान की बात करता है, डेट की बात नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है?